आज हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और साथ में इन्होंने 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मार्केटिंग पढ़ाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिजनेस भी पढ़ाते हैं। इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी कर रखा है। गौरव जी, और क्या-क्या आपने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं? वैसे और कोई उपलब्धि नहीं है सर, एक टीचर के लिए उपलब्धि उसके स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब कभी मिल जाएँ रास्ते में, तो अगर वो पहचानें और आपको अच्छा कुछ कहें, तो वही एक टीचर के लिए उपलब्धि है। तो बस वही करने की कोशिश करते हैं सर। गौरव जी, जितने आप अच्छे हैं पढ़ाने में, उतना ही अच्छे आप एक हम्बल इंसान भी हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब ये जो इंसिडेंट हुआ ग्लोबल एआई समिट के अंदर, जहाँ पे आपने देखा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये बताया कि ये चाइनीज़ रोबो डॉग एक्चुअली उनकी यूनिवर्सिटी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया है और 350 करोड़ रुपए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ खर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद एक हो हल्ला सा मच गया। चारों तरफ ये पता चला कि अरे! ये उन्होंने नहीं बनाया, ये तो चाइनीज़ था। और साथ में ये क्लेम करना कि उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उसको डेवलप किया है। बनाया ना भी हो, डेवलप का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। डेवलप किया है, तो क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं न कहीं एक टाइम होता था जब हायर एजुकेशन पे लोग कहते थे कि ये इनका कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, इनको वो स्किल सेट्स देंगे ताकि ये ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और अपने देश को आगे लेके जा सकें। मतलब एक सच्चे अच्छा हिंदुस्तानी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया, और यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि हमारा कोई रोल नहीं है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर कन्फ्यूज़ थी, जी, उसको मिस इन्फॉर्म थी। तो जी, और वो जो प्रोफेसर है एक कम्युनिकेशन की, वो कहती है 6 और 9 जो है वो आप देखिए किस दशा से आप देख रहे जी, हैं। जी। तो क्या आपको लगता है ये सब ठीक है? क्या आपको लगता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इसमें कोई भी रोल नहीं था? वेल सर, इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। वन इज़ कि उनका अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ऑब्वियसली गलत रोल है इसमें कि एक जो मंच है, जहाँ पे सारी दुनिया आ रही है, उसमें आप जो कहीं और से कोई चीज़ ला कर के आपने रखा और अपने आप को कहा, वो तो उसके बाद की जो स्टोरी है, वो सिर्फ़ कवर अप स्टोरी है, जो टीचर कह रहे हैं या डेवलप किया है और बनाया नहीं है, वो वर्ड्स में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो सिर्फ़ एक कवर अप स्टोरी है। पर हमें मेरा जो मानना है कि हमें थोड़ा डीप रूट पे जाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक मैं कहूँगा कि बबल बर्स्ट का शिकार हो गई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो लेहमैन ब्रदर्स क्रैश हुआ था सबसे पहले। उसी तरह से मैं ये कहूँगा कि इंडिया में अगर एक जो रेजीम चल रही है या वेव चल रही है फॉर द एक्रीडेशंस, द रेस ऑफ एक्रीडेशंस, स्पेशली एनआईआरएफ रैंकिंग, नैक एक्रीडेशंस एंड द रेस ऑफ एडमिशंस, बच्चों को का नंबर बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। ये सारे जो कारण हैं, इसके कारण एक बबल बन चुका है टू टू क्रिएट द फिक्टिशियस रिसर्च। मैं कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने, वायर ने, मैं आपको लिंक्स भी दे सकता हूँ और आप उसको पोस्ट भी कर सकते हैं। उसमें बहुत ही कैटेगोरिकली लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ऑल ऑफ सडन इन जस्ट 1 ईयर उनकी जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो 1500% राइज़ हो गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्यूएस रैंकिंग में बहुत ज़्यादा जंप कर गई। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे आते हैं, जिस पे क्वेश्चन हमेशा लगता है, जितनी भी रैंकिंग आती है कि क्या वो आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर, जो 60-70 सालों से इंडिया में हैं, जो इतनी अच्छी रिसर्च आउटपुट कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आके क्या उनको सरपास कर जाती हैं? रैंकिंग कहती है येस, क्योंकि रैंकिंग एक मैट्रिक्स है, जिसमें आपको रिसर्च पेपर चाहिए, पेटेंट चाहिए, कॉपीराइट चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए। तो वो सारा करने के लिए यूनिवर्सिटी सब कुछ करती हैं। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक यूनिवर्सिटी है, जो ये कर रहे हैं। अब उसका मोटिव सिंपल सिंपल एक ही है कि उनको अट्रैक्शन मिले और उनके एडमिशन्स ज़्यादा आएँ। तो मेरा मानना ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि ख्याति प्राप्त करने के लिए, पहली चीज़, दूसरा मार्केटिंग
मार्केटिंग ब्लिस करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉइन करें इस यूनिवर्सिटी को, और जो उनके महँगे कोर्सेज़ है, 11 लाख का एक एआई कोर्स आता है, तो वो वाले जी। कोर्स पे सब्सक्राइब करें, और कहीं न कहीं वो कमर्शियली ओरिएंटेड होते दिख रहे हैं। पूरा कमर्शियली ओरिएंटेड है सर, टोटली कमर्शियली ओरिएंटेड है। और अगर आज मैं कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, अब जो गलगोटी यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं, उनके बारे में लिखा जा रहा है एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट इंडिया देखें, जितने ओनर्स हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में, वो सब कुछ एक काइंड ऑफ बिज़नेस की तरह उसको चला रहे हैं। उनका एकेडमिक्स, एजुकेशन इससे रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, अगर आप एक डिटेल में आप एनालिसिस करें। पर एक बिज़नेस की तरह वो चला, और जब बिज़नेस चलता है एजुकेशन का, तो एवरीथिंग इज़ प्रॉफिट। कोई भी बिज़नेस हो, उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट आता है सेल से। तो जो स्टूडेंट है आज की डेट में एक कस्टमर की तरह बन गया है, कि आपको कस्टमर फेच करना है अपनी दुकान में। और हम जैसे साबुन वगैरह बेचते हैं कोई भी कंपनी, हम ऐड करते हैं, अच्छी-अच्छी ऐड करेंगे तो कस्टमर आएगा। उसी तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी अपने आप कस्टमर ही फेच करते हैं, ताकि ये सब हो सके। अगर आप गलगोटिया की भी हिस्ट्री देखेंगे, आज 11 लाख का कोर्स है, पहले नहीं था। इनके कोर्सेज़ 3 लाख, 4 लाख में हुआ करते थे। कैसे इनकी कोर्सेज़ की वैल्यू बढ़ जाती है? क्योंकि रैंकिंग, ये सब एसेट्स हैं सर। जितनी रैंकिंग अच्छी होगी, उतना बच्चा अट्रैक्ट होगा, जितनी डिमांड होगी, उतना प्राइस, अपना सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है। जितने आपके प्रोडक्ट की डिमांड, उतना आपके प्राइस हाई, और प्रोडक्ट का लेकिन डिमांड। एक चीज़ बताइए गौरव जी, तो क्या उस लेवल की पढ़ाई या उस लेवल की स्किल कैपेबिलिटी बच्चों के अंदर लाई जा रही है, जिस लेवल की ये फीस चार्ज करते हैं, या जो पढ़ाई में होनी चाहिए चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि स्किल्ड हो रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे एनालिसिस कहते हैं कि इंडिया में अनफॉर्च्यूनेटली मोर देन 90% या 90% ज़्यादा है, लेट्स से 80% आर अनएम्प्लॉयबल, एंड स्पेशली द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो इतना बड़ा अनएम्प्लॉयबल ग्रेजु और ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये बड़े-बड़े आईटी कंपनीज़ के, इन्फोसिस के लोग कह रहे हैं, नेस्कॉम के लोग कहते हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर। क्यों अनएम्प्लॉयबल हैं? जैसे आपने सर बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, कि जस्ट एक ऊपर से एक दिखावा है, एक पैकेजिंग है, अंदर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इट्स जस्ट अ गुड पैकेजिंग। अभी इसमें एक चीज़ और आती है, जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ से बात करते हैं, बड़ी-बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये कहती हैं ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही हैं। लेकिन जब आप इनकी फीस स्ट्रक्चर देखते हैं, और जब ये देखते हैं कि ये फैकल्टीज़ को क्या दे रही हैं, हुँ, एक कुछ आध फैकल्टीज़ छोड़ दीजिए, बाकी जो नॉर्मल टीचिंग करने वाली फैकल्टीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बराबर का दे रहे हो, वो भी नहीं, उससे कम देते हैं। तो कहीं न कहीं फैकल्टी को भी वो मिल नहीं रहा है। पहली बात, दूसरी बात, ऐसा लगता है कि स्टूडेंट उनके लिए कस्टमर जैसे आप बता रहे थे, और क्या उसको वो फाइनल प्रोडक्ट में एक अच्छा स्किल्ड, जो कि अपने आप को एक जॉब प्राप्त कर सके, या कोई देश की प्रोग्रेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके। आप कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि वो इतने बड़े कोई स्किलिंग उसमें करा पाते हैं, या कोई रिसर्च करा पाते हैं। और जो पेटेंट की भी बात आती है, मैंने सुना है कि पेटेंट भी है, वो बड़े क्वेश्चनेबल पेटेंट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च जो है कॉपी पेस्ट होती है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं किसी बड़े एजुकेशन हब में थोड़े समय के लिए एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर था, तो कहीं न कहीं मैंने एक चीज़ करी। मैंने सभी फैकल्टीज़ को एक टॉपिक देके रिसर्च माँगा। अरे! मैं हैरान हो गया जब 40% फैकल्टी का वर्बेटिम सेम आंसर और सेम पेपर था। हुँ, तब मुझे पता चला वो तो चैट जीपीटी को उन्होंने डाला, और हुँ, जो पेपर निकला, सबका वही देख, कॉमा स्पेलिंग मिस्टेक भी सबके सेम। तो सेम। अगर फैकल्टीज ऐसी हैं, और अगर फैकल्टीज ऐसी हैं, तो क्योंकि वो टॉप क्लास फैकल्टीज लेना ही नहीं चाहते, उनको पे बहुत करना पड़ता है। दूसरी चीज आती है रिसर्च। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो रिसर्च एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में हो रही है, क्या वो उस क्वालिटी की है कि हम हार्वर्ड्स या दूसरी बड़ी-बड़ी स्टैनटन यूनिवर्सिटी या दूसरी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ उनको कंपेयर कर सकते हैं? सर बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मतलब दिस इज़ जस्ट क्लोज टू माय हार्ट, बहुत नज़दीक है मेरे हार्ट के। देखिए सर, पहले आपने सैलरी के ऊपर पूछा, बिल्कुल सही कहा कि सैलरीज़ इंडिया में बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है ही नहीं फैकल्टी की। उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न मैं कहूँगा, हम एज़ अ कंट्री
टीचिंग एज़ अ प्रोफ़ेशन को सीरियसली लेते ही नहीं। अगर आप आस-पास घर में भी बात करेंगे, अच्छा तू कुछ नहीं कर रहा, तू टीचिंग कर ले। हम जनरली कहते हैं कोई काम नहीं है, चलो टीचिंग में चले जाओ, और टीचिंग अगर कोई करता है उसको कोई बहुत रिस्पेक्टफुल उसको नहीं देखते हैं, इन इन जनरल। तो क्यों क्यों नहीं? क्योंकि टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जा रहा है सर। अगर हम कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मेडिकल डॉक्टर बन रहा है, उसकी पूरी ट्रेनिंग है। पर क्या कोई टीचर्स की ट्रेनिंग है? सडनली नॉट। हम एक साइड प्रोफ़ेशन की तरह कोई टीचिंग ले लेता है, या कहीं से कुछ और नहीं हो रहा तो टीचिंग ले, तो टीचिंग एक टाइम पास काइंड ऑफ करियर है ब्रॉडली। बट हैविंग सेड मतलब दैट, आप ये कह रहे हैं हुँ, हायर लेवल पे, क्योंकि हाँ, हाँ, लोअर लेवल पे तो मतलब माफ कीजिएगा, हाई स्कूल लेवल, लेवल पे तो वो बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, यस, लेकिन हायर लेवल पे एजुकेशन पे बीएड एमएड की जरूरत नहीं होती है, नहीं है। और वो ज्यादातर मास्टर्स की होती है या फिर जिन्होंने पीएचडी कर रखा हो। जी, और मास्टर्स, पीएचडी और बीएड, एमएड भी अगर सर स्कूल लेवल पे भी होती है, वो कुछ स्कूल्स कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, नहीं तो अगेन प्राइवेट स्कूल्स में क्या ही हाल होता है हमें पता है। चलो हम हायर एजुकेशन की आज बात कर रहे हैं तो हम उस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो एक टाइम पास काइंड ऑफ थिंग बन गया है, तो उसके कारण अ, वो जो एक क्वालिटी आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। दूसरा, अगेन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उसके कारण जो अभी हम सब बातें करके हटे हैं कि हार्वर्ड के क्या स्टैंडर्ड की हमारी रिसर्च होती भी है या नहीं, तो उसका जवाब ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि अगर होती भी है तो वो बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में, जो टॉप के आईआईटी, आईआईएम्स या आईआईएससी है, उसी में ही होती है, और किसी लेवल पे आई डोंट थिंक सो कि होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारा बजट का एलोकेशन टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट हार्डली 0.5 या 0.6% है, जो कि अगर हम हार्वर्ड की बात करें, तो अमेरिका की बात करें, तो उनका 5 से 6% ऑफ देयर जीडीपी उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ बजट एलोकेशन होता है। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज़ अ कंट्री बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। और अब बात आती है टीचर्स या गलगोटिया में भी जो टीचर के साथ हुआ, टीचर्स रिसर्च करने के लिए बाउंडेड हैं सर, सो कॉल्ड रिसर्च, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक्रीडेशंस। क्योंकि एक्रीडेशंस प्रेशर है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, तो टीचर्स को रिसर्च करना ही है, और रिसर्च फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग के साथ अलाइन्ड है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, वही आप पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में लेकर के आ रहे हैं। बट अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया में वो बहुत कम है। एक टीचर को बस एक प्रेशर है कि रिसर्च करो, क्योंकि आपके इंसेंटिव हैं, एटसेट्रा हैं, सर्वाइवल है। अदरवाइज़ रिसर्च का कोई मीनिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब पहले बात करता था और अब कुछ पश्चिमी देशों में भी ऐसा होता था कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती थी, प्रोटोटाइप्स बनाती थी, कॉन्सेप्ट्स बनाती थी, और प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री बनाती थी। लेकिन कॉन्सेप्ट को प्रूव यूनिवर्सिटीज करती थी, ऐसे थिंकिंग थी मेरी पहले कि ऐसा होना चाहिए आइडियली, और कुछ पश्चिमी देशों में ऐसा होता भी था। तो क्या आज हमारे देश के अंदर यूनिवर्सिटीज है वो सोर्स जिससे कॉन्सेप्ट्स निकल के प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर? बहुत कम है सर, बहुत कम है। द ओन अगेन द रीज़न इज़ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कुछ-कुछ हद तक कर रही हैं। अगेन प्रोपोर्शन इज़ वेरी लो। अगेन आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड ऑल दैट, वो प्रोपोर्शन बहुत कम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है, उनके पास प्राइवेट फंडिंग है। तो तो ये इतने बड़ी-बड़ी फीस चार्ज करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है उनका? अब ये तो ख़ैर वो ही बता सकते हैं कि कहाँ जाता है, क्योंकि एक्सपेंशन में जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेज़ आप देखिए, नाम नहीं लेंगे। अब एक यूनिवर्सिटी अगर आज से 15 या 20 साल पहले एक कैंपस से शुरू हुई थी, आज उसके 24 कैंपसेज़ हैं, तो वहाँ जाता है। अब मतलब किसी आपका मतलब है कि विस्तारवाद में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपना पावर स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का, उसको बढ़ा रहे हैं, अलग-अलग स्टेट्स के अंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई के ऊपर जो मेन कोर है, स्किल सेट्स डेवलप करना, उस पे शायद उतना फोकस यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी मैंने देखा है एक एक फोकस होता है, और कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो नाम के लिए अपने आप को नैक की एक्रेडिटेशंस हाई लेवल की ले लेती है, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी टीचिंग। और एक और चीज आती है गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, एक
एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बातचीत चलती है, तो टीचिंग से जो लर्निंग प्रोसेस है, ये चेंज क्या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है कि ये बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ये चेंज आया हो? आपने जैसे सर कहा कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़ोर लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कुछ भी नहीं है। अगेन प्रोपोर्शन इज़ वेरी लेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आ चुकी है। अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कैंपसेस खोल चुके हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं कि जिससे जैसे आप कह रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर मैं बिकॉज़ मैं मैनेजमेंट डोमेन से मैं बात करता हूँ, तो अगर हमारे में बात करें केस टीचिंग बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद सिमुलेशन से, गेमिफिकेशन से, इससे हम टीच करने की कोशिश करते हैं। रियल टाइम एक्सपोज़र देने की कोशिश करते हैं जितना हो सके बच्चों को, इंडस्ट्री कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिसेज़ हैं, बट द ओनली डिफिकल्टी इज़ कि बहुत कम प्राइवेट और बहुत कम सरकारी में है। अगर 100 इंस्टीट्यूशंस हैं, तो मुझे लगता है या 5 या 6 ही इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो इसको प्रैक्टिस करते होंगे 100 में से। बाकी सब लोग बस एक रिवॉल्विंग वो पैसा घुमा तो रहे एक आखिरी प्रश्न पे मैं आता हूँ, गौरव जी, आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने व्यापक तरीके से हमको सबको बताया कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो रेमेडी क्या है? कैसे हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं? क्योंकि 3 मिलियन इंजीनियर्स हर साल पास होते हैं। तो क्या वो इंजीनियर स्किल्ड हैं कि अपने देश को आगे ले जा सकें? सर सबसे पहले तो मतलब ऊपर से शुरू होता है मतलब गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि एक्रीडेशंस का जो ये प्रेशर है और जो मैट्रिक्स है खासकर मैं जिसे कहूँगा जिससे एक्रीडेशंस मिलती हैं, उसको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ टीचिंग के मैट्रिक्स आपको लाने पड़ेंगे। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि 100 रिसर्च पेपर हो गए तो इसका रैंक हाई दे दो, नहीं। पढ़ाते जो आपने अभी कहा पढ़ाते कैसे हैं, स्किल कैसे देते हो, आपका स्किल कन्वर्जन क्या है, कितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं, कितने बच्चों को इंडस्ट्री कह रही है कि प्लेसेबल हैं। जो भी लोगों को बैठना पड़ेगा और टीचिंग को एम्फसाइज़ करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स में, ताकि यूनिवर्सिटीज़ फिर मजबूर हों अच्छा टीचर लाने के लिए, अच्छा पेमेंट करने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका फिर रोज़ी-रोटी उसी से चलेगी। आखिरी प्रश्न आता है कि इसमें अगर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, तो क्या वो पर्याप्त हैं कि उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है? पूरी ज़रूरत है सर, पूरा सिस्टम चेंज करने की ये जो गलगोटिया हुआ है, ये गलगोटिया का एक नाम आ रहा है, मैं तो शुरुआत ही इसी से की थी, दिस इज़ अ बबल बर्स्ट। तो इस बबल के सब हिस्सेदार हैं, सब लोग। टीचर जो अ, वो मतलब मैं उनको एक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा कि उन वो अब रातों-रात उनका एक बदनामी हो गई और वो सब कुछ, पर वो है तो रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटी की ही। तो यूनिवर्सिटी सबको सिस्टम को बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसको चेंज कैसे करना है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, वो देख के उन्होंने कुछ ना कुछ तो समझा होगा और उनको भी ये लग रहा होगा कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सुधार की ज़रूरत है, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत। थैंक यू।